तो 100 से 125 दर, 130 दर, कभी कभी 150 दर तक हम एक दिन में खोद देते थे, जी जान लगा देते थे, जी जान लगा देते थे, जिससे मेरा गर्मी का दिन होता था, हमारा सब हाथ का नाखून का ही चमड़ा जो है कि सब सोहल जाता था, निकल जाता था। हम खेत में हल जोतते थे, तो जब बनिहार को जो मजदूर हमारा जो हलवाहा रहता था, वो जब कम बैल को चलाता था तो उसमें हम सोचते थे कि ज्यादा खेत जोता जाए, तो उसके लिए हम सबसे पहले आगे वाला बैल को हम पकड़ करके अपने हल जोतने लगते, और पीछे से 3 गो मजदूरा हलवाहा हमको हल जोतते। तो जब आगे आगे हम बहुत तेज चलते थे, तो पीछे से इन लोग भी मेरे पीछे पीछे तेज चलते थे। रहने के लिए ठौर ठिकाना बहुत अच्छा नहीं था, हमारा घर भी बहुत खराब स्थिति में था, बहुत घनघोर रात था, हमारे घर में ललटेन और टॉर्च भी नहीं था, व्यवस्था मेरे पास नहीं था। तो हम लोगों ने एक ढीबरी लिए और एक माचिस लिए, और उसी पानी बरसते में घनघोर बादल में कियारी के रास्ते पगडंडी से होकर के हम लोग पनाडी गांव पहुंचे। के स्टोरी को कवर कर रहे थे तो आपकी पत्नी से भी हमारी बातचीत हुई, आपके रिश्तेदारों से भी बातचीत हुई। आपका सपना था कि एक बैलगाड़ी हो जाए। जब आप ससुराल गए थे और पहली बार आपको वहां से आना था, बैलगाड़ी से आए थे, और वो भी आपका नहीं था। गौना के बाद जब हमारी पत्नी गई तो हम उसको लाने गए, तो उस समय हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था, साइकिल भी नहीं था। तो हमारे जो साला लोग थे, उन लोगों उसी गांव में भैंसा गाड़ी की व्यवस्था की है। बैलगाड़ी के आगे आगे हमारे 2 साले डंडा लेकर के चलते थे कि रास्ता में कोई चोर डकैत हम लोगों को लूटपाट नहीं कर ले, इसके लिए 2 साले आगे आगे चलते थे। उस समय साला आपके सुरक्षा कर्मी बने थे, अब तो खुद आपके साथ सुरक्षा कर्मी चलते हैं, आपके गार्ड। लेकिन एक वक्त था जब आप अपने बेटे को लेकर इलाज कराने के लिए आए थे डॉक्टर के पास, और आपने वो रात कैसे बिताया था, क्या यादें हैं उससे जुड़ी हुई? अब रात में हम लोगों को रहने की कोई व्यवस्था नहीं था, तब हम लोग देखे कि कहीं कोई होटल चले जाए, तो होटल में उस समय 40 रुपया में रूम मिलता था, लेकिन हमारे पास 40 रुपया पैसा के भाड़ा के अलावे 40 रुपया पैसा व्यवस्था नहीं था। गद्दा पर रात में रहे, लेकिन मेरे साथ छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा रात में उस गद्दा पर पेशाब कर दिया। अब उसके चलते हम लोग उस गद्दा को सवेरे 6 बजे उठ करके कोयल नदी में हम और हमारी पत्नी दोनों लेकर के गए। उस बेडशीट को हम लोग साफ करके, बेडशीट को नदी से सुखा करके 9 बजे तक बाबूलाल जी को आने के पहले तक उस गद्दा पर चौकी पर बिछा करके, और उनको चाबी हम लोग हैंड ओवर किए, सुखा करके उनको बिछा करके और चाबी हैंड ओवर हम लोग किए। वो समय जब याद पड़ता है तो लगता है कि हम लोगों को एक छोटा सा घर के लिए हम लोग मन में विचार बनाते थे कि किसी के दरवाजा पर भी रहने का जगह नहीं मिलता था। आज के दौर में थोड़ी सी असफलता पर लोग हार मान लेते हैं, वैसे में आपकी कहानी निश्चित तौर पर लोगों को प्रेरित करेगी। उग्रवादी उग्र रूप लेकर के हमको खोज रहे थे, हम तो ट्रक में ही बैठे हुए थे, जब हम नीचे नहीं मिले तो सीट में चढ़े, और सीट में चढ़ करके हम ही से पूछ रहे हैं कि रामदास साहू किधर गया, रामदास साहू किधर गया। हमको लगा कि उग्रवादी हमको आज पकड़ लेंगे तो मार देंगे, तो हम ही उग्रवादी को बोल रहे हैं कि उग्र रामदास साहू आगे रोड में गया। दाहिना साइड से हम गेट खोल के मकई में घुस गए। उग्रवादियों की आपने बात की, उग्रवादी से संबंधित एक और जानकारी हमारे पास है, पता नहीं वो कितना सच है। जब आपकी किडनैपिंग हो गई थी, आपको बातचीत करने के लिए बुलाया गया था जंगल में, जब आप बीड़ी पत्ता का काम करते थे। कुछ दूर ले गया जंगल में, और जंगल में ले जाने के बाद वो बोल दिया कि हम आपको किडनैप कर लिए। तो रात कैसे बीता नक्सलियों के शिकंजे में? प्याज की भुंजिया और रूखरी रोटी खिलाया, बांस का टाटी वो लोग हमारे सामने रख दिया, और टाटी पर हम लोग तीनों आदमी, एक ही टाटी पर हम लोग 3 आदमी सोए। लेकिन हम लोगों को डर हो गया, हम लोग जान गए कि आज हम लोग किसी उलझन में, उग्रवादी के उलझन में पड़ गए। इसके बाद में हम लोग आंख बंद करके झूठों के पढ़ा रहे थे, लेकिन डर से काफी हम लोग भयभीत हो गए थे। नींद नहीं आ रहा था, इच्छा जाहिर होता था कि भाग जाए, लेकिन फिर लगता था कि गन इनके पास है, हम जैसे दौड़ने लगेंगे तो ये मार देंगे, हमारा हत्या हो जाएगा। यह सोच करके हम नहीं भागे। दूसरे दिन तीसरे दिन उनके साथ रहे, बहुत किस्म से उन्होंने प्रताड़ना किया। वक्त था जब आपके खिलाफ
कई लोग हो गए थे आपके राइस मिल के खिलाफ, आपके उद्योग के खिलाफ, और उस वक्त पांकी के विधायक विदेश सिंह वहां पहुंचे थे और उन्होंने आपको डिफेंड किया था, आपके बचाव में उतरे थे और खुले तौर पर सरेआम सबके सामने कहा था कि ये रामदास साहू का राइस मिल नहीं है, ये वीर विदेश सिंह का है, और रामदास साहू की तरफ उठने वाला हर हाथ विदेश सिंह के खिलाफ उठने वाला हाथ होगा। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ रामदास जी, उसमें आपने उनके परिवार के, उनके बेटे का सीधा खिलाफत किया। विदेश बाबू में ये बहुत बड़ा खासियत था कि नोक झोंक होता था, बहुत गुस्से में हो जाते थे, लेकिन 2 दिन 1 दिन के बाद जब हम उनके पास उनके सामने चले जाते थे या कहीं हम लोग दोनों मिल जाते थे, तो सारा गुस्सा उनको हमको देखने के बाद उनका शांत हो जाता था। तो उन्होंने इस बात को बोला था, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जिस समय रात में गोली चला था तो उस समय करीब 200 आदमी के भीड़ में उन्होंने बोले थे कि मिल रामदास साहू का नहीं है, रामदास साहू मेरा मुंशी है, अगर इस मिल की ओर कोई भी आंख दिखाएगा तो उसको हम आंख निकाल देंगे। तो वो जब मिल में इतना जाकर के बात बोले थे तो जो भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी थे वे सभी शांत हो गए थे। आपने स्वीकार किया कि विदेश सिंह आपके लिए बचाव में किस तरीके से खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव में आप सीधा उनके विरोध में, उनके परिवार के जो देवेंद्र सिंह हैं उनके खिलाफत में आप उतर गए और शशिभूषण मेहता के पक्ष में आपने खुलकर प्रचार प्रसार किया। हम व्यवसायी हैं, लेकिन इसी व्यवसाय को हमारे विदेश बाबू सुरक्षा देते थे, मदद करते थे, सहयोग करते थे हर समय। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में न जाने क्या कारण उनके मन में मेरे प्रति द्वेष आया। हमारे ओर से हम समझते हैं कि मेरे ओर से कुछ कमी नहीं हुआ है उस परिवार के प्रति, या हमारे ओर से कुछ भूल भी नहीं हुआ है। हम अभी भी महसूस करते हैं कि मेरे ओर से कुछ भूल नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों को क्या कमी महसूस हुआ कि हमारे व्यवसाय को उन लोग चलने देना पसंद नहीं करते थे। रामदास साहू अगले चुनाव को कैसे देख रहे हैं? फिर अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए किसी का साथ देंगे या कोई नया चेहरा तलाशेंगे या खुद दावेदार बनेंगे? जिस रामदास साहू को अब तक आप जानते थे एक बड़े व्यवसायी के रूप में, एक बड़े उद्योगपति के रूप में, एक बड़े होटल इंडस्ट्री चलाने वाले के रूप में, आज आपको इनके पूरी कहानी से ये जरूर समझ आया होगा कि कोई भी इमारत के पीछे जो बलिदान की कहानी होती है वो छुपी हुई होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज में हूं प्रफुल्ल गिरी। आज हम कैपिटल न्यूज पर एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने डाल्टनगंज को एक नई पहचान दिलाई है। होटल इंडस्ट्री में डाल्टनगंज को 3 स्टार होटल देने वाले रामदास साहू को पूरा पलामू जानता है, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि 1982 में डाल्टनगंज में ही अपने बेटे के इलाज के लिए आए रामदास साहू को सिर्फ 40 रुपए के चलते कैसे रात गुजारनी पड़ी थी। बड़े राइस मिल के मालिक के तौर पर, उद्योगपति के रूप में रामदास साहू का चेहरा आप सब जरूर जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सैकड़ों लोगों को मजदूरी देने वाले रामदास साहू कभी अपने भाई के साथ धान काटकर मजदूरी कर अपना जीवन बिताते थे, और जिस राइस मिल से उनकी पहचान स्थापित हुई है उसी राइस मिल की स्थापना के बाद ही उन्हें अपना जमीन बेचना पड़ा था। दौलतमंद के रूप में शुमार रामदास साहू कभी अपने पिता के साथ ढिबरी लेकर कई किलोमीटर खेतों के रास्ते चलकर सिर्फ 25 रुपए उधारी लेने पहुंचे थे। आज कई 4 व्हीलर और ट्रक के मालिक रामदास साहू किसी दौर में अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर ससुराल का बैलगाड़ी से ही घर पहुंचे थे और घर आकर अपनी पत्नी के साथ बैठकर रोए थे। उस वक्त उनका सपना था कि खुद का बैलगाड़ी हो जाए। कई बार नक्सलियों के चंगुल में फंसकर, किडनैप होकर, तमाम परिस्थितियों को मात देकर आज अध्यात्म के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में अपने समाज को एकताबद्ध कर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, और आज हमारे साथ कैपिटल न्यूज के स्टूडियो में हैं। आज इनसे हम जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी और ये खुद बताएंगे। स्वागत है आपका रामदास साहू जी कैपिटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को इंट्रो में बताया कि आज किन मुद्दों पर आपके साथ बातचीत होने वाली है, तो आपकी सफलता की गाथा सरेआम है, सबके सामने है। आप कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। डाल्टनगंज शहर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में आपका नाम हो चुका है। राजनीति के क्षेत्र में भी आप सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आपकी कहानी को उन लोगों के लिए जो आज थोड़ी सी असफलता पर हार मान लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं,
जरा सी असफलता मिलती है तो वो अपना हिम्मत तोड़ देते हैं, या फिर जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो भी अपना हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन आपकी कहानी जब आपके बारे में हमने जानना शुरू किया और आपके गांव के लोगों से बात की, आपके परिवार के लोगों से बात की, आपके साथ काम करने वाले लोगों से बात की, तो कई कहानी हमारे सामने आई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। तो आज उन सभी कहानियों को साफ करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो हमने जब आपके गांव में पदमा गए और वहाँ एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि रामदास साहू जी आज भले बड़े कारोबारी हो गए हैं, लेकिन पहचानते वो सबको हैं और व्यक्तिगत संबंध सबके साथ है। लेकिन उन्होंने एक कहानी बताई कि 70 पैसे में फॉरेस्ट विभाग की ओर से जब जंगल लगाया जा रहा था तो आप उनके साथ काम करते थे, मजदूरी करते थे। ये कितना सच है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, ऐसे हम जिस परिवार में जन्म लिए थे, तो वो परिवार तो उस समय हमारे सुखी संपन्न परिवार में आते थे, माना जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब हमारा पढ़ाई लगभग समाप्त हो चुका था, तो हमारे पिताजी 4 भाई थे, तो उन लोग चारों में किसी बात का लेकर के विवाद हुआ, तो जिसके चलते हमारे पिताजी को उन लोग 3 भाइयों ने निकाल दिए। और हमारे पिताजी मुखिया थे उस पंचायत के, तो इनको खर्च थोड़ा प्रतिदिन ज्यादा रहता था, तो खर्च के चलते परिवार में कुछ अनबन हुआ। और जब हमारे चाचा लोग हमारे पिताजी को निकाल दिए, तो हमारे पिताजी कुछ काम करते नहीं थे, पंचायत के मुखिया थे, उनको पंचायती करना और समाज का काम करने में वो ज्यादा समय लगा देते थे। उनके पास कोई कहीं से कोई आमदनी का स्रोत नहीं था, तो एक गरीबी झेले, गरीबी में आ गए। और गरीबी में आने के दरमियान कुछ जगह जमीन भी इन्होंने पैतृक संपत्ति बेच करके अपना काम चलाए। इसके बाद जब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आए, तो हमारा घरेलू स्थिति बहुत बिगड़ गया था। तो जब हमने पढ़ाई छोड़ करके आने के बाद घर की स्थिति बहुत खराब देखे। तो पढ़ाई आप घर की स्थिति बिगड़ने के कारण ही छोड़ दिए? पढ़ने का इच्छा था या क्या कुछ? नहीं, लगभग हम उस समय ग्रेजुएशन हम कर चुके थे। अच्छा। ग्रेजुएशन जिस समय तक हमारे घर की स्थिति ठीक था, तो ग्रेजुएशन हम कर लिए थे। और ग्रेजुएशन करके हम कुछ अच्छे नौकरी के तलाश में थे, लेकिन हमको अच्छा नौकरी नहीं मिला। हम पदमा जनता उच्च विद्यालय में ही कुछ दिन पढ़ाने का काम किए, लेकिन उसमें हमको पैसा नहीं मिलता था, बहुत कम पैसा मिलता था। इसके बाद उस नौकरी को हम छोड़ करके फिर हम जब बहुत गरीबी में झेल रहे थे, हमारे पिताजी बहुत आर्थिक स्थिति में हो गए थे, हमारे चचा लोग सब अलग हो गए थे, उन लोग बहुत अच्छे स्थिति में हो गए और हमारा स्थिति बहुत ही बिगड़ गया। तो हम अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए उस समय वन विभाग का वनरोपण कार्य चल रहा था। उसमें हमको याद है कि हम 70 पैसा में 1/1.5 का दर फोड़ते थे। कितना दर एक दिन में फोड़ लेते? एक दिन में बहुत सारे मजदूर उसमें लगे हुए रहते थे, हम भी जाते थे। पैसा का हमको बहुत आवश्यकता था, पैसा कमाने को लिए हमें जुनून सवार था, तो इसलिए हम अपने प्रतिष्ठा को नहीं देखते हुए कि किसी भी प्रकार हमको पैसा कमाना है, तो हम वन विभाग में मजदूर के रूप में मजदूरी करने के लिए दर फोड़ने के चले गए। और 1/1.5 का दर फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग खनवाता था, गड्ढा खनवाता था, उसका 70 पैसा देता था। सभी मजदूर 100 दर दिन भर में लगभग खोदते थे, लेकिन हम इतने तीव्रता से फॉरेस्ट विभाग का जो अति दर खनाता था, तो 100 से 125 दर, 130 दर, कभी कभी 150 दर तक हम एक दिन में खोद देते थे। जी जान लगा देते थे। जी जान लगा देते थे, जिससे मेरा गर्मी का दिन होता था, हमारा सब हाथ का नाखून का चमड़ा जो है कि सब सोहल जाता था, निकल जाता था। तो वैसे करके हम कुछ पैसा कमाए। आपके बारे में एक और कहानी हमने सुनी रामदास जी की, आज आपका राइस मिल है, लेकिन एक वक्त था जब आप अपने भाई के साथ पूरा सप्ताह धान काटते थे और संडे के दिन जाकर बेचते थे। देखिए, जब हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया, तो लेकिन उस समय मेरे पिताजी के पास 4 जोड़ा बैल थे और 4 जोड़ा बैल को लेकर के हम खेत में हल जोतते थे। तो जब
बनिहार को जो मजदूर हमारा जो हलवाहा रहता था, वो जब कम बैल को चलाता था तो उसमें हम सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा खेत जोता जाए, तो उसके लिए हम सबसे पहले आगे वाला बैल को हम पकड़ करके अपने हल जोतने लगते और पीछे से 3 गो मजदूरा हलवाहा हमको हल जोतते। तो जब आगे आगे हम बहुत तेज चलते थे तो पीछे से इन लोग भी मेरे पीछे पीछे तेज चलते थे, कभी कोड़ी पकड़ लेते थे, कभी बिहन कबाड़ने लगते थे। तो हम तो खेती का काम भी बहुत किए, आलू प्याज लहसुन गुड़ का काम, हम गुड़ बनाने वाला ऊख का काम हम बहुत काफी किए हैं। ऊख एक समय में हम इतना पैदा किए थे, करीब 2 एकड़ में ऊख का हम खेती किए थे, और इतना गुड़ हमको हो गया कि घर में हमको जब वो गुड़ ढेला नहीं बनाया, जो गोल गोल ढेला होता है वो नहीं बनाया, तो उसके लिए एक उस समय कुम्हार के यहाँ से प्रजापत के यहाँ से हांडी लिया जाता था, और उस हांडी में हम लोग गुड़ को रखने लगे तो 300-400 हांडी हमको लेना पड़ा। तो वहां से हांडी हमको पदमा में नहीं मिल पाया, तब बगल के गांव से हम हांडी मंगवाए और पूरा घर मेरा गुड़ से भर गया। तो हम तो खेती के में भी इस प्रकार मेहनत करके खेती किए, और उस गुड़ को हम 50 रुपए हांडी करके कुछ दिन के बाद बेचे थे, तो उससे भी कुछ पैसा हमको उपार्जन हुआ था। और बहुत कम पैसा में हम अपने व्यवसाय को प्रारंभ किए, और धीरे धीरे वही पैसा मेरा बढ़ते गया, 2% 4% 1% के रेशियो से। उसी पैसा से हमारे पास कोई व्यवसाय करने के लिए या कहीं भी कुछ रहने के लिए ठौर ठिकाना बहुत अच्छा नहीं था। हमारा घर भी बहुत खराब स्थिति में था, पदमा में जो घर मेरा था बहुत ही खराब स्थिति में था, और हमारे गोतिये लोग, हमारे जो परिवार चाचा लोग थे उन लोगों को अच्छा घर था, लेकिन हमारे पिताजी को घर के भाई लोग उनके भी थोड़ा दूसरे निगाह से साइड कर दिए थे, जिसके चलते हमको काफी युवावस्था में झेलना पड़ा। अब आप बुजुर्ग अवस्था में हैं लेकिन जोश आपका बरकरार है। आपने बताया कि धीरे धीरे आपका व्यवसाय बढ़ते गया, कहीं से पूंजी थी नहीं, लेकिन आपने संघर्ष करके मेहनत करके अपने पैसे को बढ़ाया, और ये अब जग जाहिर है कि आप एक अच्छे कैपिटलिस्ट के रूप में पलामू में शुमार हो चुके हैं। लेकिन एक और कहानी आपसे जुड़ा हुआ हमने सुना कि वो जब दौर था जब आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तो अपने पिताजी के साथ कई किलोमीटर तक अंधेरी रात में ढिबरी लेकर, और ढिबरी भी वहां जलता था जहां उसकी जरूरत होती थी, और 25 रुपए लेने आप गए थे। ये जो पूरी कहानी हमने सुनी है, इसका क्या सच है? और आप अपने अपने खुद से ही बताइए। एक समय ऐसा जब था कि जब हम पढ़ाई छोड़ करके हम भी घर में बैठ गए थे, उस समय मेरे पास भी पैसा नहीं था और हम फादर के साथ ही रहते थे। तो हमारे फादर पर करीब करीब उस समय 37 मुकदमा था। वहां पर 4-5 जमींदार थे, हमको हमारे फादर को जमींदारों से अच्छा संबंध नहीं था, तो 5 जमींदार मिल करके हमारे फादर पर करीब 37 मुकदमा उस समय कर दिए थे। तो रोज डाल्टनगंज कचहरी पर 1-2 वो सब मुकदमा जगह जमीन मारपीट का मुकदमा उन लोग करके हमारे फादर को उलझा दिए थे। तो 37 मुकदमा हो जाने से हमारे फादर का और आर्थिक स्थिति खराब हो गया। तो एक दिन का समय ऐसा था कि सुबह कचहरी पर हमारे फादर को तारीख में जाना था, और मेरे फादर के पास 1 नया पैसा नहीं था। किसी ने शाम को पैसा देने के लिए बोला था, वह नहीं दिया। तब हमारे फादर को बहुत चिंता हुआ कि हम कैसे जाएं सवेरे कचहरी पर। तो वे करीब 8 बजे, भादों का महीना था, अंधेरिया रात था, पानी घनघोर बरस रहा था। तो उस समय उनको 25 रुपया या 100 रुपया का पैसा की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ा। तो बहुत दिमाग से सोचे कि कहाँ रात में हम जाएं कि हमको पैसा मिल जाएगा। तो उनको एक अपने करीबी पन्नाडी गांव में एक उनके ही अच्छे संबंध वाले तिलकधारी महतो थे, तो उनको मन में ऐसा आया कि हम तिलकधारी महतो के पास जाएंगे तो ब्याज पर पैसा देते हैं, अभी हम जाएंगे तो हमको दे देंगे पैसा। तो बहुत घनघोर रात था, हमारे घर में ललटेन और टॉर्च भी नहीं था, व्यवस्था मेरे पास नहीं था। तो हम लोगों ने एक ढिबरी लिए और एक माचिस लिए, और उसी पानी बरसते में घनघोर बादल में कियारी के रास्ते पगडंडी से होकर के हम लोग पनाडी गांव पहुंचे। हम और हमारे पिताजी उस घर में, उन लोग तिलकधारी महतो वगैरह सो गए थे,
हमारे फादर उनको जाकर के कबाड़ी में आवाज दे करके जगाए। उन्होंने बाहर निकले, देखे कि भजन भैया आप काहे इतना रात को आए हैं। तो हमारे फादर ने बताया कि तिलकधारी भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा समस्या है, हमको 100 रुपया के 100 रुपया के बहुत आवश्यकता है, कल तारीख है और मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने बहुत सम्मानजनक बैठाए और 100 रुपया हम लोगों को दिए और हम लोग फिर रात में उसी पगडंडी के रास्ते से आए। तो हम दूसरे दिन हमारे फादर कचहरी में अपने केस के पैरवी करने आए, पैदल ही गए और पैदल ही आए। उस समय हमारे पास न मोटरसाइकिल, रात हो तो पगडंडी के रास्ता से था, वो तो रोड भी नहीं था, अच्छा, उस हम जब रास्ते से गए। आपके स्टोरी को कवर कर रहे थे तो आपकी पत्नी से भी हमारी बातचीत हुई, आपके रिश्तेदारों से भी बातचीत हुई। आपका सपना था कि एक बैलगाड़ी हो जाए। जब आप ससुराल गए थे और पहली बार आपको वहां से आना था, बैलगाड़ी से आए थे और वो भी आपका नहीं था। देखिए, आप जब ससुराल तक हमारे पहुंच रहे हैं तो इस संबंध में हम आपको बताते हैं कि मेरे फादर मुखिया थे और मेरे ससुर भी मुखिया थे और दोनों बहुत खुशहाल परिवार थे। उस समय हमारा शादी हुआ था, लेकिन खुशहाल परिवार होते हुए भी उस समय ना हमारे घर में मोटरसाइकिल था, ना साइकिल था, ना हमारे ससुराल घर में मोटरसाइकिल ना साइकिल, कुछ नहीं था। लेकिन और रोड का भी बहुत आवागमन अच्छा नहीं था। हमारा शादी गया जिला के डुमरिया थाना के बरवाडी गांव में है। बरवाडी बिल्कुल ही इंटीरियर गांव है और वहां जाने के लिए हल्के मैंने छोटा कंजेस्टेड रोड था, हम वहां जाते थे। एक बार तो हम पद्मा से पैदल गए थे। दोबारा जब हमारी पत्नी को शादी 2 मरतबे, पहले शादी के बाद गौना भी होता था, तो गौना के बाद जब हमारी पत्नी गई तो हम उसको लाने गए, तो उस समय हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था, साइकिल भी नहीं था। तो हमारे जो साला लोग थे उन लोगों उसी गांव में भैंसा गाड़ी की व्यवस्था की है। 2 भैंसा एक बैलगाड़ी में जोत करके और हम लोगों को दोनों को बैठा करके और करीब 9 बजे रात में उन लोग बरवाडी से चले और बरवाडी से चले जंगल से होते हुए, गया जिला के पगडंडी जंगल से होते हुए मनातू थाना के एक गिधनी जगह, गिधनी मोड़ कहा जाता था, वहां पर बैलगाड़ी 5 बजे करीब 5:15 बजे पहुंचा। तो उधर से पवनसुत बस चलता था, तो फिर हम लोग गिधनी से पवनसुत बस पकड़े। बरवाडी से बैलगाड़ी से हम लोग आए गिधनी मोड़ तक और गिधनी मोड़ से पवनसुत बस पकड़ करके हम लोग पद्मा अपने घर पर आए। तो ससुराल आने में लगभग हम लोगों को बैलगाड़ी का भी सवारी करना पड़ता था और बस का भी सवारी करना पड़ता था। कोई भी साधन मेरा अपना निजी नहीं था, जिसके चलते कभी कभी रात में हम लोग महसूस करते थे, जब साथ में हम लोग चलते थे तब बैलगाड़ी के आगे आगे हमारे 2 साले डंडा लेकर के चलते थे कि रास्ता में कोई चोर डकैत हम लोगों को लूटपाट नहीं कर ले। इसके लिए 2 साले आगे आगे चलते थे और एक बैलगाड़ी काला बैल को भैंसा गाड़ी को हाँकने वाला गड़ीमान होता था और हम लोग दोनों बैठे रहते थे। क्योंकि हमारे ससुराल वाले भी चाहते थे कि हमारे दामाद पैदल यहाँ से नहीं जाए, हमारी बेटी यहाँ से पैदल नहीं जाए। उन लोगों को जितना सक्षम था उतना व्यवस्था अपने स्तर से उन लोग करते थे। तो उस समय साला आपके सुरक्षा कर्मी बने थे, अब तो खुद आपके साथ सुरक्षा कर्मी चलते हैं, आपके गार्ड। लेकिन एक और बात, आज होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो पलामू में एक पहचान बन चुका है आपने जो शहर को दिया है, 3 स्टार होटल RDS रमाडा। लेकिन जब आपकी कहानी हम कवर कर रहे थे उस दौरान हमें जानकारी मिली कि एक वक्त था जब आप अपने बेटे को लेकर इलाज कराने के लिए आए थे डॉक्टर के पास और इलाज में देर हो गई, 4 बजे के बाद बस नहीं मिलती थी और उस समय आपके पास पैसा नहीं था। 40 रुपए उस वक्त होटल का शायद रेट हुआ करता था और आपने वो रात कैसे बिताया था, क्या यादें हैं उससे जुड़ी हुई? देखिए, एक समय ऐसा समय आया था कि हमारे बड़े पुत्र अनिल कुमार बीमार थे, वो गोदी में थे, छोटे बच्चे थे। तो हम और पत्नी उसको लेकर के डाल्टनगंज इलाज कराने आए थे। इलाज के क्रम में शाम का जो बस, गंगा बस और पवनसुत बस जाते थे गांव तक, वे बस छूट चुके थे। अब रात में हम लोगों को रहने की कोई व्यवस्था नहीं था। तब हम लोग देखे कि कहीं कोई होटल चले जाए,
तो होटल में उस समय 40 रुपया में रूम मिलता था, लेकिन हमारे पास 40 रुपया पैसा के भाड़ा के अलावे 40 रुपया पैसा व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोग होटल में नहीं जा सके। तब हम लोग एक करीबी हमीदगंज में बाबूलाल घी आड़त के यहाँ, उनसे कुछ जान पहचान था, उनके यहाँ हम लोग गए। तो उनके यहाँ भी वो जगह नहीं दे पाए किसी कारण से, कि परिवार के साथ हो तो यहाँ कैसे रहोगे, यह कहकर वो जगह नहीं दिए। लेकिन उन्होंने हमदर्दी दिखाए, उन्होंने अपने घर में तो जगह नहीं दिए, लेकिन उनका जो आड़त था नदी किनारे, उस आड़त का चाबी उन्होंने दे दिया और बोले कि रामदास जी आप जाइए, मेरा आड़त को खोल करके मेरा गद्दी पर जो गद्दा लगा हुआ है उस पर आप लोग रात बिता लीजिएगा और सवेरे हम चाबी आपसे ले लेंगे। हम लोग इसी क्रम में चाबी लेकर के उस गद्दा पर रात में रहे, लेकिन मेरे साथ छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा रात में उस गद्दा पर पेशाब कर दिया। अब उसके चलते हम लोग उस गद्दा को सवेरे 6 बजे उठ करके कोयल नदी में हम और हमारी पत्नी दोनों लेकर के गए। उस बेडशीट को हम लोग साफ करके, बेडशीट को नदी से सुखा करके 9 बजे तक बाबूलाल जी को आने के पहले तक उस गद्दा पर चौकी पर बिछा करके और उनको चाबी हम लोग हैंड ओवर किए, सुखा करके उनको बिछा करके और चाबी हैंड ओवर हम लोग किए। और 12 बजे करीब हम लोग फिर उसी दिन बस पकड़ करके अपने गांव लौटे। तो उस समय ही हमको एक मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ था कि एक शहर में मेरा भी एक छोटा सा रूम होता, एक छोटा सा घर होता, तो हम लोग भी अपने घर में किसी प्रकार रह लेते। लेकिन वो समय जब याद पड़ता है तो लगता है कि हम लोगों को एक छोटा सा घर के लिए हम लोग मन में विचार बनाते थे कि किसी के दरवाजा पर भी रहने का जगह नहीं मिलता था। आज तो हमारे भगवान की कृपा से डाल्टनगंज में सब कुछ व्यवस्था है और अमन चमन से रह भी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। निश्चित तौर पर ये कहानी, ये सच जो आपके साथ बीता है, ये प्रेरणादायी है। आज के दौर में थोड़ी सी असफलता पर लोग हार मान लेते हैं, वैसे में आपकी कहानी निश्चित तौर पर लोगों को प्रेरित करेगी। एक और आपके मित्र हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब आप कारोबार अपना शुरू कर रहे थे और ट्रक से कुछ माल लेकर जा रहे थे, तो नक्सली लोग आपका रास्ता पहले से रोक कर रखे थे और आपको ढूंढ रहे थे और आप ही से आपका पता पूछा और उस दौरान आप जान बचाकर किसी तरीके से निकले थे। क्या कुछ ये? देखिए, शुरुआत से ही, प्रारंभ से भी हमारा एक बहुत प्रिय मित्र नवल राम, जो नावा जयपुर का पदमा से 5 किलोमीटर पीछे का है, वो जो है कि हमारे शुरुआत से ही कहीं वो मित्र रहा है। वो पढ़ाई में भी मेरे साथे रहता था, वो भी घर का बहुत कमजोर था, तो हमारे डेरा में ही रह करके पढ़ता लिखता था। मैट्रिक तक हम लोग दोनों पाटन से ही किए थे। इसी क्रम में उसके फादर वगैरह से भी अच्छा संपर्क था। तो जब हम व्यवसाय में उतरे और व्यवसाय के कड़ी में हम जुड़ गए और जब छोटे व्यवसाय से थोड़ा बड़े व्यवसाय में रूप में हम जब परिणित हो गए, हम कई दूसरे शहरों से ट्रक से माल लेकर के जब अपने गांव में जाने लगे, तो उस ट्रक से हम प्रायः कभी कभी ऐसा करते थे कि जो मेरा नवल मित्र है, जो हमारे घर से 5 किलोमीटर पहले है, उसे 10-20 क्विंटल हम उसमें से अनाज या खाद्यान्न दे देते थे, ताकि ये भी कुछ बेच करके कुछ पैसा कमा ले। और पूंजी पुनः जब हमको माल लाने के लिए बाहर जाना पड़ता था तो वह पैसा हमको लौटा देता था और नफा उसका हो जाता था। यही इसी कड़ी में एक दिन का रात में हम लोग, उस समय बरसात का समय था और एक ट्रक माल लेकर के जा रहे थे। उग्रवादी कुछ दूर पहले ही से, उसके घर से पहले ही से लगे हुए थे और हम समझ नहीं पाए कि आज मेरे पीछे उग्रवादी लगे हुए हैं। हम लोग रूटीन वर्क में गए, करीब 10 रात्रि बज रहा होगा और बरसात का समय था। उस समय भी मकई वगैरह पूरा जोखा वगैरह दे दिए थे, रोपा वगैरह धान वगैरह का चल रहा था। ट्रक लगा करके उसके यहाँ कुछ बोरा हम लोग उतारना लेबर से प्रारंभ किए ही थे कि इसी बीच करीब 100 की संख्या में उग्रवादी आए और पूरे ट्रक को घेर लिया। उस दिन मेरा कुछ तबीयत खराब था,
हम सीट में ही बैठ करके नवल को बोले थे कि जा करके इतना बड़ा डला खोल के उतरवा लो, और मैं अब तबीयत खराब रहने के चलते हम ट्रक के डला में ही बैठे रह गए। उग्रवादी उग्र रूप लेकर के हमको खोज रहे थे। हम तो ट्रक में ही बैठे हुए थे। जब हम नीचे नहीं मिले तो सीट में चढ़े, और सीट में चढ़ करके हम ही से पूछ रहे हैं कि रामदास साहू किधर गया, रामदास साहू किधर गया। हमको लगा कि उग्रवादी हमको आज पकड़ लेंगे तो मार देंगे, तो हम ही उग्रवादी को बोल रहे हैं कि उग्र रामदास साहू आगे रोड में गया। तो आपको उस समय डर नहीं लगा कि पहचान लेगा ये लोग तो? और हमको ऐसा महसूस, अनजान चेहरा उन लोग पूछ रहा था, हमको नहीं महसूस हुआ कि वो लोग हमको पहचान लेंगे। तो हम निर्भीक होकर के बोले कि रामदास साहू आगे रोड में गया है। हमको छोड़ करके उन लोग रोड में आगे हमको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। तब तक दूसरे दाहिना साइड से हम गेट खोल के मकई में घुस गए, और मकई में घुस करके हम करीब 3-4 घंटा समय बिताए। इसके बाद तब तक उग्रवादी हमारे नवल को भी पीटा, इसके अलावा नवल के पिताजी को भी पीटा, और पीट उठ करके कुछ माल लूट करके किसी दूसरे घर में रख करके उन लोग चले गए। इसके बाद हमको फिर वहां के गांव वाले मकई से खोज करके निकाले, तो फिर हम अपने घर करीब 2-3 बजे रात में पहुंचे। निश्चित तौर पर हमारे जो पलामू के लाखों दर्शक हैं उनके लिए ये सब जो बातें हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होंगी। और सफलता सबको दिखता है, लेकिन सफलता के पीछे जो संघर्ष है उसकी बड़ी एक संघर्ष वाली प्रेरणापूर्ण कहानी होती है, और उसी कहानी को दिखाने की हमारी ये कोशिश है। उग्रवादियों की आपने बात की, उग्रवादी से संबंधित एक और जानकारी हमारे पास है, पता नहीं वो कितना सच है। अब आज आप स्टूडियो में बैठे हैं, मुहर आप ही को लगाना है या वो सच बताना है कि क्या कुछ हुआ था। उस वक्त भी जैसे अभी आपने बताया कि नवल की पिटाई हुई, एक दौर और था जब आपकी किडनैपिंग हो गई थी, आपको बातचीत करने के लिए बुलाया गया था जंगल में, जब आप बीड़ी पत्ता का काम करते थे, और उस वक्त भी नवल को नक्सलियों ने मारा था, नवल जी को। तो वो क्या कुछ कहानी है और उसमें देखिए, जब हमारा व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को भी, हमें भी पैसा कमाने के लिए बहुत जुनून था। हम चाहते थे कि हमें भी बहुत ज्यादा पैसा मिले, अभी भी है 65 की उम्र पैसा में मिले काम कर रहे ताकि हम लोग भी अच्छे से जीवन बिताएं। तो इसी कड़ी में हम जब कुछ व्यवसाय में आगे बढ़े तो बीड़ी पत्ता के पहले जो ठेकेदार थे उन लोग पैसा बहुत कमाते थे। तो यही सोच करके हमने भी बीड़ी पत्ता का काम स्टार्ट किए। 1-2 साल तक तो छोटा छोटा जंगल लेकर के, 2-3 जंगल लेकर के हम काम किए। 2-3 साल के बाद बीड़ी पत्ता के आखिरी तह तक हम पहुंचे, और बहुत में बाहर व्यवसायियों से हमको संपर्क हो गया, और उन लोगों द्वारा ये बोला गया कि आप जितना जंगल खरीदिएगा हम सारा पत्ती ले लेंगे। इसी क्रम में हम चौथे साल या तीसरे साल पूरे वन विभाग को पलामू से लेकर के चतरा के जंगल तक हम ऑक्शन में लिए, और उसी साल जब बीड़ी पत्ता खोलना रहता था तो उग्रवादियों से आदेश लेना पड़ता था। इसी क्रम में हम उग्रवादियों के पास संपर्क स्थापित करना चाह रहे थे। 2-4 दिन से हमको संपर्क नहीं हो रहा था। किसी ने उक्त दिन, जिस दिन हम किडनैप हुए थे, उस दिन किसी ने हमको बताया कि उग्रवादी केदल जंगल में है, वही केदल जहां पे मुठभेड़ हुआ है, जहां अभी कुछ दिन पहले हत्या हुआ है, उसी जंगल में हम भी किडनैप हुए थे। तो हम वहां पर उग्रवादी से बीड़ी पत्ता चालू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, आदेश लेने के लिए, हम और मेरे साथ जो नवल मित्र रहता है वो दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी बीच आप कुछ दूर आगे बढ़े तो एक और मुन्ना खान नाम का पठान हमारे सामने आया, पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसको हम सच्चाई बताए कि हम जा रहे हैं उग्रवादी के पास आदेश लेने, बीड़ी पत्ता चालू करने के लिए। वो कहे इसके आप जंगल में उन लोग हैं, उन लोग के पास आप नहीं जा पाइएगा, चलिए हम आपको पहुंचा देते हैं। साथ में वो भी हो गया एक मोटरसाइकिल पर, हम लोग 2 मोटरसाइकिल से गए। दिन में उसके पास हम लोग 11 बजे पहुंच गए, लेकिन दिन में उन लोगों को हमारे प्रति कुछ गलत मन में आ गया था पैसा उसा लेने के लिए। इसके चलते वो दिन में नहीं बैठ करके शाम को 7 बजे हमसे करीब रात में बैठ करके कुछ दूर ले गया जंगल में, और जंगल में ले जाने के बाद वो बोल दिया कि हम आपको किडनैप कर लिए। अब हम रात में
आपको नहीं छोड़ सकते हैं। इसी बीच सुबह हमारे साथ जो एक और नवल राम थे उसको छोड़ दिया। तो रात और कैसे बीता नक्सलियों के शिकंजे में? रात जो है कि हम लोगों को एक यादव के जहां पर भैंस उस बंधे हुए थे तो उसी जगह ले गया। वहां पर ले जा करके हम लोगों को प्याज की भुंजिया और रूखरी रोटी खिलाया। और खाने के बाद हम कहे कि आप नेताजी को बुलाइए, हमको बातचीत करवा के छोड़वा दीजिए। तो उन लोग बोले कि नेताजी अब सवेरे आपसे बात करेंगे, अब आप सो जाइए। हम कहे कि ठीक है। जब हम लोग सोने लगे तो एक बांस का टाटी उन लोग हमारे सामने रख दिया और टाटी पर हम लोग तीनों आदमी, एक ही टाटी पर हम लोग 3 आदमी सोए। लेकिन हम लोगों को डर हो गया। हम लोग जान गए कि आज हम लोग किसी उलझन में, उग्रवादी के उलझन में पड़ गए। इसके बाद में हम लोग आंख बंद करके झूठों के पढ़ा रहे थे, लेकिन डर से काफी हम लोग भयभीत हो गए थे। नींद नहीं आ रहा? नींद नहीं आ रहा था। कुछ देरी में देखे कि 4 गो गनमैन आए और चारों कोना पर बैठ गया गन लेकर के। हम लोगों को और भय हुआ। कुछ देरी के बाद देखे 2-4-10 मिनट के बाद कि उन लोग, एक आदमी आया कहे कि आप लोग पास मोबाइल है। तो उस समय छोटा छोटा मोबाइल होता था, नोकिया का मोबाइल था, हम लोग तीनों के पास था। तो उन लोग तीनों का मोबाइल ले लिया और मोबाइल लेकर के अंडरग्राउंड हो गया। 4 गो गार्ड रात भर पहरा किया। कभी कभी रात में जब नींद टूटता था तो मुझे भागने के लिए इच्छा जाहिर होता था कि भाग जाए, लेकिन फिर लगता था कि गन इनके पास है, हम जैसे ही दौड़ने लगेंगे तो ये मार देंगे, हमारा हत्या हो जाएगा। यह सोच करके हम नहीं भागे। दूसरे दिन तीसरे दिन उनके साथ रहे। बहुत किस्म से उन्होंने प्रताड़ना किया, हमसे पैसा लेना चाह रहे थे, लेकिन हम उतना पैसा नहीं दे पाए। तो उधर ही के कोई हमारे मित्र उदेशर मांझी नाम के आदमी थे, उन लोग दोनों बाप बेटे हमको खोजते खोजते आए और तीसरे दिन उग्रवादियों से उन्होंने बहुत मेरे लिए झगड़ा किया और बहुत झगड़ा झंझट करके हमको उग्रवादियों से उन लोग छोड़वा करके हमको घर चंगुल से मुक्त कराया। तो कराया। जब तीसरे दिन आप घर लौटे तो घर पे जानकारी थी कि नहीं कि नक्सली आपको कब्जे में ले लिया? घर पर जानकारी था, इसलिए कि एक मित्र जो नवल राम था उसको तो उग्रवादी मारपीट करके छोड़ दिया था। तो आया था तो गांव में बता ही दिया था। हमेशा रहने वाले नवल जी को जब छोड़ा गया तो वो निकल के जान के डर में आ गए या फिर वो भी रहने का वहां नहीं, वो हमारे घर पर आकर के हमें मुक्त कराने के लिए वो प्रयास करने लगे। अच्छा। कि रामदास साहू जी कैसे हमारे मित्र मुक्त होंगे। इसके लिए वो जो नक्सलियों से जिनको संबंध था उनसे संपर्क करके वो हमको छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन पुलिस को भी जानकारी हो गया था, पुलिस दबिश दे रहा था FIR करने के लिए। और हम लोग ही सोच रहे थे कि FIR हो जाएगा तो हमको उग्रवादी नहीं छोड़ेगा, फिर उग्रवादी हमको मार देगा। हम लोग FIR नहीं करना चाहते थे। ये 2 मौके आपके जीवन में ऐसे थे जब आपको लगा कि अब पुनर्जन्म हुआ है या नया जीवन मिला है नक्सलियों से जब आप बचे? तो ऐसा महसूस होता था कि FIR कर देंगे तो उग्रवादी मार देगा और अगर FIR नहीं करते हैं तो उग्रवादी नहीं छोड़ेगा। ये सब कई प्रकार के डर उस समय थे। लेकिन जो हमारे मित्र उदेशर मांझी थे वो दोनों बाप बेटे आए और उग्रवादियों से लड़ करके हमको मुक्त करवाए थे। आप अब समाज को एकजुट कर रहे हैं, प्रमंडलीय अपने समाज के अध्यक्ष हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार में हजारों लोगों को आप जोड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर आपकी राजनीतिक भागीदारी भी रहती है, लेकिन हम थोड़ा पीछे चलेंगे। जब आपका कहानी हम लोग कवर कर रहे थे तो आपके राइस मिल से जुड़ी हमने कई जानकारियां इकट्ठा की। उसमें हमें जानकारी मिली कि पहली बार जब आपने राइस मिल लगाया था और जो पहला प्रोडक्शन हुआ था उसमें पीला चावल हो जाने के कारण और मंडी नहीं पकड़े जाने के कारण आपका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हुआ था और उस वक्त आपको अपना जमीन बेचना पड़ा था। तो ऐसे तमाम संघर्ष की कहानियां हैं जो हम बात करें तो घंटों बात चलेंगी, क्योंकि करीब 2 महीने में हमने आपकी पूरी जानकारी जुटाई है। लेकिन उस पूरे मामले में जो एक जानकारी छनकर सामने आई कि एक वक्त था जब आपके खिलाफ कई लोग हो गए थे, आपके राइस मिल के खिलाफ, आपके उद्योग के खिलाफ, और उस वक्त पांकी के विधायक विदेश सिंह वहां पहुंचे थे और उन्होंने आपको डिफेंड किया था, आपके बचाव में उतरे थे और खुले तौर पर सरेआम सबके सामने कहा था कि ये रामदास साहू का राइस मिल नहीं है, ये वीर विदेश सिंह का है और रामदास साहू की तरफ उठने वाला हर हाथ विदेश सिंह के खिलाफ उठने वाला हाथ होगा। और उस वक्त चूंकि वो दबंग विधायक के रूप में जाने जाते थे और ये कहा जाता है कि उनसे आपकी घनिष्ठता काफी थी,
जो जाहिर भी हुई थी। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ रामदास जी, उसमें आपने उनके परिवार के, उनके बेटे का सीधा खिलाफत किया और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर शशिभूषण मेहता के पक्ष में खुले तौर पर उतर गए। ऐसा क्या कुछ हुआ था कि वर्षों का पुराना जो संबंध था, एक ही जगह के आप लोग रहने वाले, और सामने से आप उनके खिलाफ खड़े हो गए? देखिए, अब आप लोग हमारे जीवनी से आगे बढ़ करके हमारे राजनीति भूमिका पर आप बातचीत करना चाहते हैं, तो इस संबंध में हम आपको बताते हैं कि हम और विदेश सिंह जी दोनों एक गांव के नहीं है। हमारा घर था पद्मा, उन्होंने बाद में पद्मा में सिलदिलिया के रहने वाले थे, बाद में पद्मा में घर बनाए, जगह जमीन लिए। पद्मा का असली वंशज हम लोग आए, विदेश सिंह बाद में आए, लेकिन वो बाद में आए, उनका पद्मा में वर्चस्व बढ़ गया और वह विधायक का चुनाव भी लड़े, विधायक भी जीत गए। विधायक बनाने में हम लोग धन बल से उनको 2-3 चुनाव में मदद किए, जो भी क्षमता था हम लोग काफी उनको सहयोग किए। उनसे कोई खराब संबंध मेरा नहीं था, हमारे परिवार लोगों का भी उनसे खराब संबंध नहीं था। एक गांव में हम लोग थे, कभी कभी नोक झोंक दोनों में हो जाता था, लेकिन विदेश बाबू में एक बहुत बड़ा खासियत था कि नोक झोंक होता था, बहुत गुस्से में हो जाते थे, लेकिन 2 दिन 1 दिन के बाद जब हम उनके पास उनके सामने चले जाते थे या कहीं हम लोग दोनों मिल जाते थे, तो सारा गुस्सा उनको हमको देखने के बाद उनका शांत हो जाता था, फिर वो उनके दिल में गुस्सा रहता ही नहीं था। तो इस प्रकार उनको हम लोग काफी मानते थे, वो भी हम लोगों को काफी मानते थे। हम लोग जब डाल्टनगंज में रहने लगे, हम लोगों के पास भी जब संसाधन हो गया, तो हम चियाकी में एक राइस मिल लगाए। राइस मिल लगाने के बाद ये पलामू जिला में पहला उद्योग राइस मिल हम लोग लगाए थे। तो राइस मिल लगाने के बाद तो हमको बहुत आदमी ऐसा बोले कि ये गलत जगह आप फंस गए, राइस मिल नहीं चल पाएगा, यहाँ तो बहुत अपराधी आदमी है, उग्रवादी आदमी है, यहाँ पर कैसे आप इस उद्योग को चलाइएगा। इसी क्रम में हम लोग भी भयभीत थे और कुछ सामने ऐसी बात भी हम लोगों का आ गया। प्राय 1-2 दिन पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग रात में गोली वोली चला देते थे, हमारे मुंशी मेट को मारपीट कर देते थे। ये सब से हम लोग परेशान होकर के बहुत तंग हो गए थे। तो एक दिन का समस्या था कि रात में गोली चला, मारपीट हुआ, थाना पुलिस हुआ, और उस समय हमारे विदेश बाबू विधायक थे, उनको इस बात की जानकारी हुआ, वो पूरे अपने दल बल के साथ हमारे मिल में घुस गए। उनको आने के बाद उनको देख करके 150 की संख्या में चियाकी के ग्रामीण भी जुट गए। तो उन्होंने इस बात को बोला था, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जिस समय रात में गोली चला था, तो उस समय करीब 200 आदमी के भीड़ में उन्होंने बोले थे कि मिल रामदास साहू का नहीं है, रामदास साहू मेरा मुंशी है, अगर इस मिल की ओर कोई भी आंख दिखाएगा तो उसको हम आंख निकाल देंगे। तो वो जब मिल में इतना जाकर के बात बोले थे, तो जो भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी थे वे सभी शांत हो गए थे और हमारे साइड से हट गए थे। हम लोग मिल चलाने लगे। मिल का शुरुआत था, मिल को हम लोगों को आइडिया नहीं था, हम लोगों को उत्पादन तो किए लेकिन मंडी हम लोग नहीं पकड़ पाए, जिसके चलते हमारे पास कुछ पैसा था वो घाटा लग गया। व्यवसाय में बैंक का पैसा वगैरह सब हमारा टूट गया, कुछ व्यवसायियों का भी पैसा मेरे ऊपर बाकी रह गया और सीजन समाप्त हो गया, पैसा हम नहीं दे पा रहे थे। तो उस समय हम बहुत मजबूरी में हो गए। तो हमारा एक जमीन था टेहवा पुल के पास 1 बीघा, और उस जमीन को हम लोगों ने बहुत सस्ता दर पर, जो ऋण हमारे ऊपर माथा पर आ गया था, हमारा व्यवसाय खराब हो रहा था, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम उस जमीन को बेच करके 1 बीघा पैसा उपार्जन करके जो हमारे ऊपर कर्ज था उसको हमने चुकता किए और पुनः एक दूसरे पूंजी व्यवस्था करके फिर से हम लोग व्यवसाय को
कई बार आप प्रारंभ किए। गिरे उठे, असफलता आपको घेरना चाहा लेकिन आप सफल हुए। लेकिन मेरा सवाल वही राजनीति पर आके टिकता है कि इतना सब होने के बावजूद आपने स्वीकार किया कि विदेश सिंह आपके लिए बचाव में किस तरीके से खड़े हुए थे, लेकिन चुनाव में आप सीधा उनके विरोध में, उनके परिवार के जो देवेंद्र सिंह हैं उनके खिलाफत में आप उतर गए और शशिभूषण मेहता के पक्ष में आपने खुलकर प्रचार प्रसार किया, पैसे भी खर्च किए। देखिए, ऐसे चुनाव में हमारा कोई राजनीति पेशा नहीं है, हमारा पेशा व्यवसाय है। लेकिन आपके साथ हम सबका व्यवसाय समाज है। करना ही अच्छा काम अपने को समझते हैं, हम व्यवसायी हैं। लेकिन इसी व्यवसाय को हमारे विदेश बाबू सुरक्षा देते थे, मदद करते थे, सहयोग करते थे हर समय। गांव में हम लोगों में नोक-झोंक भी होते रहता था, कभी कभी आपस में किसी बात के लेकर के टकराव भी, मतभेद भी होता था। लेकिन जब बाहर में हम कुछ प्रॉब्लम में आते थे तो विदेश सिंह हमको प्राय मदद करते थे, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके मृत्यु के बाद जब बीटू बाबू चुनाव लड़े तो उनको भी हमने उस चुनाव में काफी मदद की है, बढ़ चढ़ करके। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में न जाने क्या कारण उनके मन में मेरे प्रति द्वेष आया। हमारे ओर से हम समझते हैं कि मेरे ओर से कुछ कमी नहीं हुआ है उस परिवार के प्रति, या हमारे ओर से कुछ भूल भी नहीं हुआ है। हम अभी भी महसूस करते हैं कि मेरे ओर से कुछ भूल नहीं हुआ है। लेकिन उन लोगों को क्या कमी महसूस हुआ कि हमारे व्यवसाय को उन लोग चलने देना पसंद नहीं करते थे। एक गांव में हमारा छोटा मोटा क्रेशर था, उसको भी उन लोग चलने देना नहीं चाहते थे, चलाने देना नहीं चाहते थे। इसी कड़ी में धीरे धीरे उनसे हमारा दूरी बनते गया और संपर्क कम होते गया, और यहां तक संपर्क कम हो गया कि कुछ दिन पहले, अभी 1 वर्ष पहले जब चुनाव आया तो हम लोगों ने उनको छोड़ करके जो हमारे पास संसाधन थे, जो हमारे पास व्यवस्था था, उस सारे व्यवस्था को हमने, अभी जो वर्तमान में विधायक है भाजपा के डॉक्टर शशिभूषण मेहता, उनको जिताने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया। इसके लिए इन लोगों ने हम पर चुनाव के क्रम में कुछ आक्रमण भी किए थे, हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला भी हुआ था। उस सारी चीज को हम झेल करके भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर शशिभूषण मेहता को जिताने का हमने भरपूर प्रयास किए। हमारे ओर से कोई कमी नहीं हुआ था। ये सिर्फ आपको अपने व्यवसाय बचाने की जिद थी या उसकी जहरत थी कि आपने कुशवाहा शशिभूषण मेहता का साथ दिया। लेकिन आने वाला जो चुनाव होगा, आप अपने लोगों से जहां भी जा रहे थे ये वादा कर रहे थे कि कुशवाहा शशिभूषण मेहता को नहीं देखना है, जो भी मांगे होंगी उनकी, कहीं पुल पुलिया का जो मांग था, हम एक कवरेज में आपके साथ थे, वहां आपने निजी मत से भी पुलिया बनाने की घोषणा कर दी थी कि अगर विधायक नहीं देते हैं तो हम निजी मत से खर्च करेंगे। भविष्य को लेकर क्या कार्य योजना है रामदास साहू? अगले चुनाव को कैसे देख रहे हैं? फिर अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखने के लिए किसी का साथ देंगे या कोई नया चेहरा तलाशेंगे या खुद दावेदार बनेंगे? क्या कुछ योजना है? देखिए, भविष्य के बारे में तो यही हम बोलेंगे कि जो हम चुनाव में घूमे, हम अपने मित्रों के साथ घूमे, अपने संगे संबंधियों के साथ घूमे, तो उस समय तो उम्मीदवार का विरोध काफी था क्षेत्र में। तो हमने उस समय कई जगह, कई दिन, कई सभा में यह बात बोले हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपको विधायक शशिभूषण मेहता जी नहीं काम करेंगे तो उस काम को हम अपने से आपको करेंगे, चाहे उसमें मेरा निजी पैसा लगाना पड़े या जहां से भी व्यवस्था करके लगाना पड़े। ऐसा हम कई जगह बात बोले थे, जिसको अभी हम धीरे धीरे करके पूरा भी कर रहे हैं। कई जगह हम गए अभी, और जो चुनाव में हम बोले हुए थे वो कुछ काम अभी किए भी हैं और कुछ बाकी है। जो बाकी है उसको भी हम संभवतः कुछ दिनों में करने के लिए जरूर उम्मीद रखते हैं कि कर देंगे। चलिए, आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये एक संघर्ष की कहानी थी जिस रामदास साहू को अब तक आप जानते थे एक बड़े व्यवसायी के रूप में, एक बड़े उद्योगपति के रूप में, एक बड़े होटल इंडस्ट्री चलाने वाले के रूप में। आज आपको इनके पूरी कहानी से ये जरूर समझ आया होगा कि कोई भी इमारत के पीछे जो
बलिदान की कहानी होती है वो छुपी हुई होती है, और हमारी ये कोशिश है कि पलामू के हर वो शख्सियत जिनको आज आप मुकाम पर देखते हैं, उनके संघर्ष की कहानी से आपको रूबरू कराएं, ताकि आपके अंदर का जज्बा, आपके अंदर का हिम्मत बना रहे और आप भी एक अच्छे मुकाम को चुने। आज के लिए इतना ही। और किसी शख्सियत से, उनकी ज़िंदगी से आप रूबरू होना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमारे ऑफिशियल कैपिटल न्यूज़ के नंबर पर लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप जिनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी जीवनी से आपको रूबरू कराएं। धन्यवाद।